नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर मतलब इथिक्स वाले पार्ट को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर गहराई से हर बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। और मजे की बात है कि किसी प्रकार का शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, पूरा डिटेल से क्लास लिया जा रहा है। ठीक ना भैया? खैर, मैं आपको बताते चलूँ कि टोटल 8 ही वैल्यूम है। इस 8 वैल्यूम में 5वां वैल्यूम प्रोसेस में है, ये भी खत्म हो जाएगा। इस 8 वैल्यूम से 200 अंकों के आने हैं भैया। यहाँ पर अगर आप इथिक्स कंप्लीट कर ले गए बेहतर तरीके से और 5वां और 6वां पेपर मतलब यूपी स्पेशल, ये जान लीजिए कि 920 पोस्ट में एक पोस्ट आपकी कंफर्म होनी है। ठीक है ना? खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे। और ये जो टॉपिक है, जो 5वां वाला वैल्यूम है, जब आप जीएस सेकंड पेपर पढ़ोगे ना, उसमें गवर्नेंस का जब टॉपिक आप पढ़ोगे, वहां पर भी आपको जो है काम देगा। मतलब 50% सिलेबस तो वहां पर भी कंफर्म हो जाएंगे। साथ ही साथ जब आप निबंध लिखते हो तो वहां पर भी आपको बेहतर सहयोग मिलता है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो आपका टॉपिक है उसको हम नैतिक दुविधा आज डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपका नैतिक चिंता होता है तो वो कल के क्लास में होगा। आज का जो क्लास होगा वो इथिकल डायनमा, जिसको हम नैतिक दुविधा कहते हैं। मेरे भाई, जब दो नैतिक मूल्यों के बीच किसी एक नैतिक मूल्य का चुनाव करना पड़े तो व्यक्ति में जो है दुविधा एक उत्पन्न हो जाती है कि अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर नैतिकता का उल्लंघन होगा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कुछ होगा। तो ऐसे में जब दो नैतिक मूल्यों के बीच एक नैतिकता का चुनाव करना पड़ जाए, एक नैतिक मूल्यों का चुनाव करना पड़ जाए, तो ऐसे में जो दुविधा उत्पन्न होती है उसी को नैतिक दुविधा कहते हैं, इथिकल डायलेमा कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर अगर एक नैतिक मूल्यों का आप चुनाव करते हो ना, तो दूसरे नैतिक मूल्य में कुछ ना कुछ नैतिक मूल्य प्रभावित होते हैं। दूसरा नैतिक मूल्य तो छूटता है ना, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो उल्लंघन उसका होगा। तो आते हैं, इसको समझते हैं, पढ़ के समझते हैं और फिर एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे कि क्या इसका हो सकता है, लिखना कैसे है, सारा कुछ पूरा डिटेल से चल रहा है। ठीक है? नैतिक दुविधा वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों या विकल्पों के बीच टकराव हो जाता है और यह तय करना कठिन हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इस स्थिति में कोई भी मूल्य चुना जाए तो उसमें कुछ ना कुछ नैतिक मूल्यों का उल्लंघन हो ही जाता है या हो ही जाती है। तो ये आपको जो है नैतिक दुविधा को लेकर के आप पूरी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है ना? फिर इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, अब देखना जरा, उदाहरण आपको देना बहुत जरूरी है। अगर मैं प्रशासनिक या मतलब कि सिविल सेवा के स्तर से बात करूं, तो जैसे एक व्यक्तिगत संबंध बनाम प्रशासनिक कर्तव्य। आप जो है टैक्स विभाग में अफसर हैं। ऐसे में आपके पिता की एक कंपनी है और आपके पिता की कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। आप छापेमारी की अगर अनुमति देते हैं तो वहां पर आपका व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध प्रभावित होगा। तो ये जो मूल्य है, पारिवारिक मूल्य, ये डैमेज होंगे। अगर आप छापेमारी को रोकने की अनुमति देते हैं तो मतलब आप प्रशासनिक कर्तव्यों का, निष्पक्षता का या सत्यनिष्ठा का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये मूल्य आपके प्रभावित हो रहे हैं। तो एक नैतिक दुविधा देखिए ना जनरेट हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही मान लीजिए हमारा कोई मित्र है और हम जो है किसी एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हैं और वो चीटिंग कर रहा है। अगर हम बताते हैं तो मेरे मित्र का जो बंधुत्व भाव है, हमारा जो मित्रता का संबंध है, मित्रता का मूल्य है, वो प्रभावित होगा। और नहीं बताते हैं तो ईमानदारी का मूल्य प्रभावित होगा। तो वही एग्जाम्पल हमने दे दिया है। तो सामान्य सा जब आप एग्जाम्पल देंगे ना, तो ऐसे में एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी और नंबर भी बढ़ा के वो देगा। ठीक है भैया, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जरा देखना, जो इथिकल डायलेमा होता है या नैतिक दुविधा जो होती है वो सार्वजनिक संस्थानों में अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है और निजी संस्थानों में अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्वजनिक संस्थानों और निजी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी या किस प्रकार की होती हैं, उसका उल्लेख करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक दुविधा। तो ये सब सारी जो है नैतिक दुविधाएं हमको सार्वजनिक संस्थानों में दृष्टिगोचित होती हैं। पहला है रिश्वत और भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी का। जैसे फाइल पास करना, टेंडर देना, लाइसेंस जारी करना, इन सब में जो है ये जो है नैतिक दुविधा हमको देखने को मिलती है। फिर राजनीतिक दबाव बनाम कर्तव्य पालन। भाई किसी मंत्री या विधायक का फोन आ गया ना, तो उस स्थिति में उसकी बात माने या उसको इनकार करें, ये जो है नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। अगर नहीं मानेंगे तो ट्रांसफर होगा, हमारा परिवार या फिर और दूसरी जो है चीज़ें गड़बड़ होंगी। अगर जो है बात मानते हैं तो फिर जो है ईमानदारी का या कर्तव्य पालन का मूल्य डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है नैतिक दुविधा उत्पन्न करती हैं। फिर निजी हित बनाम सार्वजनिक हित, मतलब कि रिश्तेदार, दोस्त को टेंडर देना या किसी योग्य व्यक्ति को टेंडर देना। ये मतलब कि जैसे हमारे व्यक्ति हैं, हमारे जो है दोस्त हैं, कोई सुरेश नाम के, अब हम अधिकारी हैं तो सुरेश को हम टेंडर दें या फिर कोई ए नाम का जो व्यक्ति उस वो योग्य है उसको हम टेंडर दें। तो यहाँ निजी हित बनाम सार्वजनिक हित का जो है नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, आरटीआई से सारी जानकारी देना या कुछ छुपा लेना। तो ये जो है गोपनीयता बनाम पारदर्शिता का जो है मूल्य। इसके अलावा मान लीजिए कि कुछ जो है मीडिया के सामने आप पारदर्शी करना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पर कुछ गोपनीय चीज़ें हैं, तो ये गोपनीयता बनाम पारदर्शिता का मूल्य प्रभावित होगा।
संसाधनों का दुरुपयोग। अब देखिए आपके पास भाई गाड़ी है, घर है, नौकर है, चाकर है, बिजली है, सारा कुछ जो है सरकार देती है। तो सवाल यह है कि आप सार्वजनिक हित में इसका प्रयोग कर रहे हैं या फिर निजी हित में प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर नैतिक दुविधा। भेदभाव बनाम निष्पक्षता। आप जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, ये पक्षपात या राजनीतिक दबाव के कारण कार्य कर रहे हैं अथवा निष्पक्षता पर काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक दुविधा के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें कि जैसे छुट्टी लें या ना लें, उद्योगपतियों से सहयोग करें, मतलब कि उद्योगपतियों का सहयोग अगर आप करते हैं ना तो आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा। तो ऐसे में एक इथिकल डायलेमा उत्पन्न होता है कि उद्योगपतियों से सहयोग करें या ना करें, भ्रष्टाचार में लिप्त हमारा कोई साथी है तो उसकी शिकायत करें या ना करें। ये सब तमाम प्रकार के सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक दुविधाएं हमको दृष्टिगोचित होती हैं। अब हम समझने वाले हैं निजी संस्थानों में नैतिक दुविधा। देखना जरा, निजी संस्थानों की नैतिक दुविधा क्या क्या हो सकती है। एक तो मालिक के लिए, भाई निजी संस्थान में एक मालिक होता है, दूसरा कर्मचारी होता है। तो मालिक के लिए अलग प्रकार की नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी और कर्मचारी के लिए अलग प्रकार की नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। मालिक के लिए क्या होगी कि ओटी मतलब कि ओवर टाइम, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो ओवर टाइम कर्मचारी लगाते हैं उसका पेमेंट करें या ना करें। क्योंकि बेरोजगारी का स्तर ज़्यादा है ना, और बेरोजगारी के स्तर में बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है लोग रोजगार के लिए आते हैं, तो भाई उनको हटा करके दूसरा वो रख लेगा। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई ओटी लगाता है, ओवर टाइम लगाता है, तो मालिक के समक्ष पेमेंट करें या ना करें ओटी का। निजी लाभ बनाम सार्वजनिक उत्तरदायित्व, मतलब कि केवल निजी लाभ पर ही ध्यान दें अथवा हमारी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारी भी होती है। सीएसआर होता है ना, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% जो है टोटल लाभांश का ये सीएसआर पर खर्च करना होता है कंपनियों को। तो ऐसे में जो है वो सीएसआर पर फॉलो करे या फिर निजी हित के लिए काम करे, है ना। तो ये सब सारी दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। फिर कर्मचारी हित बनाम सार्वजनिक हित, भाई कर्मचारियों को ध्यान में दे, उनका पेमेंट वगैरह करे या फिर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखे, ठीक है ना। फिर उत्पादों की सही जानकारी जनता तक दे या ना दे। आप जानते हैं ना कि मिलावटी सामान और गलत प्रोडक्ट या गलत प्रचार, एक ग्रीन वॉशिंग शब्द प्रयोग किया जाता है, भ्रामक विज्ञापन जिसे कहते हैं, इसके माध्यम से जो है जनता को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब सारी जो है दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। टैक्स चोरी करें या ना करें, अच्छा कार्य बनाम उच्च अधिकारियों को रिश्वत देना, मतलब कि अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे सत्यनिष्ठा का मूल्य साकार होगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर जो है हमारी कंपनी डूबेगी। तो ऐसे में उच्च अधिकारियों को रिश्वत दे करके हम काम चलाने का प्रयास करें। तो अच्छा कार्य बनाम रिश्वत, तो ये जो है यहाँ पर इथिकल डायलेमा हमको दिखाई पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी कंपनियों को अपना डेटा शेयर करें, मतलब कि हमारे ही जो है प्रतिस्पर्धी जो कंपनियां हैं उनको डेटा शेयर करें या ना करें। पर्यावरण को हम गौर करें अथवा निजी हित को ध्यान दें। तो ये सब कुछ मालिक के स्तर पे हमको निजी संस्थानों में एक नैतिक दुविधा दृष्टिगोचित होती है। फिर कर्मचारी बेचारा क्या सोचता है, उसको भी नैतिक दुविधा होती है। क्या कि व्यक्तिगत, मतलब कि एक कर्मचारी सोचता है कि स्वयं करप्शन करके जो है अपना लाभ पहुंचाएं या कंपनी का लाभ देखें, ठीक है ना। सार्वजनिक हित देखें या कंपनी का हित, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो बता सकता है ना इस समाज में आकर के, देश में सारे मीडिया के सामने, कि देखिए जो है कंपनी जो कर रही है मिलावटी सामान है या स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है वगैरह वगैरह। तो सार्वजनिक हित को ध्यान दे या कंपनी का लाभ देखे। कंपनी का लाभ देगा तो इसका भी लाभ होगा, सार्वजनिक हित देखेगा तो फिर कंपनी का लॉस होगा, ठीक है ना। फिर भ्रष्टाचार बनाम कंपनी के हित में काम करना, भाई भ्रष्टाचार और कंपनी के हित में काम करना, खुद भ्रष्टाचार करे या कंपनी के हित में काम करे। कंपनी के विरुद्ध आंदोलन करें या ना करें, भाई कोई भी कंपनी के विरुद्ध कोई आवाज उठाई जा रही है तो उसमें शामिल हो कि ना हो। डर है कि कंपनी का विरुद्ध आंदोलन करेंगे तो साला छट जाएंगे, नहीं करेंगे तो अधिकार प्रभावित होगा। तो ये सब कुछ सारी चीजें कंपनी कर्मचारी के स्तर पर निजी संस्थानों में नैतिक दुविधा देखी जाती है। जरा अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार की नैतिक दुविधा है, चाहे वो सार्वजनिक स्तर पे हो या फिर निजीगत स्तर पे हो, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आपको सार्वजनिक स्तर ही ध्यान देना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि नैतिक दुविधा का समाधान आप कैसे करेंगे। पहला कि ये तो देखिए ना कि जो नैतिक दुविधा का प्रश्न हुआ है उसमें संविधान और विधि हमारी क्या बोल रही है, ठीक। फिर उसके बाद संसदीय नियम हमारा क्या बोल रहा है, मतलब कि संसद या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं वो क्या बोल रहे हैं। फिर न्यायालय का कोई निर्णय तो नहीं आया है जिससे लोगों को अधिकार वगैरह तो नहीं बाधित हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमारे निर्णय से न्यायालय के निर्णय प्रभावित हो रहे हों तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय के निर्णय को देख करके ही हमको आगे बढ़ना है। फिर समतुल्य मामलों की ऐतिहासिक जांच करना, 2 मामले आए हैं, ठीक है ना,
अब समस्या क्या है कि इस मामले को लेकर के हम कौन सा डिसीजन लें, तो हम हिस्ट्री में जाते हैं, पिछले टाइम में जाते हैं, देखते हैं इस प्रकार का कोई मामला आया है कि नहीं आया है। हाँ आया है, कैसे सॉल्व किया गया, देन उसी प्रकार जो है हम रिकॉर्ड रख करके इस मामले को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फिर अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श करके, नहीं समझ में आ रहा है तो हम उच्च अधिकारियों से क्या करते हैं भाई, परामर्श करके जो है मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक। फिर परिस्थिति जन नैतिकता को ध्यान में रखना, ठीक है ना। एक कोई चोर आया चोरी करने, तो उसमें से एक परिवार ने क्या किया कि जो है बंदूक से गोली मार दी और चोर की डेथ हो गई। अब आपको न्याय करना है कि वाकई जो है चोर की गलती थी या इसकी गलती थी। भाई परिस्थिति यहाँ कहती है ना कि अगर वो चोर को ना मारता तो पूरे परिवार के ऊपर खतरा था, प्लस चोरी का खतरा था। तो ये आपको परिस्थिति जन्य जो है नैतिकता को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखिए कि जहाँ 10 लोगों का हित हो रहा है और 1 लाख लोगों का हित हो रहा है, तो यहाँ पर जो सार्वजनिक हित है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, आप उपयोगिता देखेंगे कि तत्कालिक समय में उपयोगिता किसकी है, उसके हिसाब से आप जो है डिसीजन लेंगे। अंतरात्मा की आवाज़, जब कुछ ना मिले आपको, ना तो संविधान, ना तो संसदीय नियम, ना तो निर्णय, ना तो किसी ऐतिहासिक जांच आप कर सकें, ठीक है ना, ऐसे में आप क्या करें, अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसके बाद जो है डिसीजन लें। ये दिल की आवाज़, इसे कहते हैं परमात्मा की आवाज़, कंसाइंस की आवाज़ कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करके, मतलब कि आज तो हम ये कर देंगे लेकिन इसका लंबे समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे, राष्ट्र पे, तो इसका मूल्यांकन करके, मतलब एक दीर्घकालिक समय का मूल्यांकन करके देन आप डिसीजन लें। फिर लागत लाभ मूल्य पर विचार करके, मतलब कि जो है 10 रुपये का कोई चीज़, हाँ, कोई निर्णय लेना है और फिर वहाँ पर जो है ये 50 रुपये का है, लागत आई है 50 रुपया, लाभ मिल रहा है 10 रुपया, तो इसको ध्यान से देना, ठीक है ना, कि लागत लाभ मूल्य को जो है विचार करके ही डिसीजन लें। मूल्यों का सोपान क्रम, जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं, तीनों में कोई गलती किया, एक व्यक्ति करुणावान है, दूसरा व्यक्ति सहानुभूति रखता है, तीसरा व्यक्ति है समानुभूति रखता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर तीनों ने गलती कर दी तो तीनों में से किसी एक को चुनना हो आपको ना, मतलब कि जो है निकालना हो अपराध से, तो आप करुणा वाले व्यक्ति को निकालिएगा, क्योंकि जो करुणा होती है ना, ये समानुभूति से आगे की प्रक्रिया होती है। व्यक्ति का जीवन जब किसी परोपकार के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पण कर दे, तो इसके द्वारा जो गलती की जाती है वो नगण्य मानी जाती है, एक अपवाद तरीके से माना जाता है, तो इसको माफ करना, ये जो है मिला जुला करके एक सोपान क्रम देखा जाता है कि मूल्यों का सोपान क्रम क्या है, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है भैया। लास्ट में ये मेंस का आपका क्वेश्चन है कि नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों से स्पष्ट करें। ये पूरा हमने डिस्कस किया है। फिर सार्वजनिक और निजी संस्थानों में नैतिक दुविधा किस प्रकार की दिखाई पड़ती है, उदाहरणों से स्पष्ट करें, इसको भी हमने क्लियर किया। फिर नैतिक दुविधा के समाधान के संदर्भ में उपाय सुझाएं, अभी अभी पूरा हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो ये सारा क्वेश्चन आपका होने वाला, सारा क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस मेंस में, इससे सिंपल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। आपको लिखना है कि नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक चिंता क्या होती है, 25-25 वर्डों में, 50-50 वर्डों में, ऐसे आता है। मिलते हैं कल नैतिक चिंता इथकल कंसर्न के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा शेयर वगैरह कर लिया का भैया सभी।